हेलो बच्चों। हम फोर्थ चैप्टर इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर रहे हैं जिसका नाम है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। इसमें हमें ये समझना होगा कि ग्लोबलाइजेशन या वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण होने से सभी राष्ट्रों पर क्या प्रभाव पड़ा, साथ ही स्पेसिफिक वे में इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आया और इंडियन इकोनॉमी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। तो जब हम 1990 की बात करते हैं, 90s के डिकेड की, तो वहां पर एलपीजी टर्म आया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण। तो इसने संपूर्ण रूप से पूरे विश्व को जोड़ने का काम किया। एक वैश्विक गांव की संरचना आप कह सकते हैं या एक संकल्पना कह सकते हैं। जहां पर वैश्विक गांव की बात होती है, ग्लोबल विलेज की बात होती है, इसका मतलब हमारी कनेक्टिविटी का लेवल वो हो चुका है कि हम आपस में हर चीज को शेयर कर रहे हैं, चाहे वो हमारे थॉट्स हों, इमोशंस हों, डे टू डे की लाइफ हो, हमारी कल्चर हो, हमारी सोसाइटी हो, हर एक चीज एक दूसरे से जुड़ती चली जा रही है। हमारे जो थॉट्स और इमोशंस हैं वो जब एक्सप्रेस होकर के बाहर आते हैं, वही एक्सप्रेशंस कल्चर का हिस्सा बन जाते हैं। अगर हम आज प्रेजेंट की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन के तहत कुछ चीजें अच्छी भी हैं और कुछ खराब भी हैं। कभी भी किसी भी तरह का प्रपोजल होता है तो सबसे पहली चीज ये समझना होता है कि उस प्रपोजल को देने वाला व्यक्ति कौन है। ऐसे में जब हम नेशन के कंटेक्स्ट में बात करते हैं तो वो जो प्रपोजल है, जितने भी प्रपोजल बने हैं आज तक, वो सबके सब विदेशियों ने, या हमारे लिए जो लोग बाहरी हैं वो विदेशी हैं और जो लोग बाहर रह रहे हैं उनके लिए हम विदेशी हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं वेस्टर्न कंटेक्स्ट में, तो जो क्रिएटिव आइडियाज जनरेट करता है वो उसको ओन करता है। जो पहले अपना विजन और मिशन रखता है वो उस चीज को ओन करता है। थोड़ा हम डीप जा रहे हैं क्योंकि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ग्लोबलाइजेशन को तो मैं आपको डायरेक्टली पढ़ा सकता हूं कि ग्लोबलाइजेशन क्या है, लेकिन जब बात आती है कि ग्लोबलाइजेशन को हम ये समझें कि किसने इंट्रोड्यूस किया, उसको इंट्रोड्यूस करने का क्या फायदा हुआ और उससे क्या नुकसान हुआ। तो चाहे अगर हम इंटरनेट की बात करें, वो एक अमेरिकन मिलिट्री प्रोग्राम था, आज हमारे घर घर में है। तो आज प्राइवेसी खतरे में है, देश की इंटरनल सिक्योरिटी रिस्क पे है, क्योंकि पहले अगर दो नेशंस वॉर में हैं तो उनको ये नहीं पता आपस में, केवल वो लड़ रहे होते थे आमने सामने। लेकिन जब से सैटेलाइट्स आ गए तो ऊपर होने वाले जो भी नीचे मूवमेंट्स हैं वो ऊपर से ट्रैक किए जा सकते हैं। जब से ये आपके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ गए तो इसके बाद से आप किसी को उसके घर के अंदर भी ट्रैक कर सकते हैं। तो जो सबसे बड़ी चीज रिस्क में गई है वो है प्राइवेसी। तो सवाल आता है कि इसे बनाया किसने। हमारी जितने भी सेल फोन्स हैं वो चाइनीज, ज्यादातर कंपनीज चाइनीज हैं, और जो भी हमारे ज्यादातर सर्वर हैं, क्योंकि सर्वर हमारे अपने नहीं है, फॉरेन के हैं, तो जो भी डेटा हम स्टोर कर रहे हैं, हम एक नेशन का पूरा डेटा उनके हाथ में दे दे रहे हैं। तो जब हम इंटरनेट की बात करते हैं तो इंटरनेट भी वहीं से आया था, अमेरिका में ने इंट्रोड्यूस किया। ठीक उसी तरह जब हम बात करते हैं ग्लोबलाइजेशन की इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, अगर हम और थोड़ा पीछे चले जाएं तो जो मेडिवल एज से लेकर के मॉडर्न एरा तक का जो भी हमारा काल था, या फिर हम उसे ले सकते हैं 1600 जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी यहाँ पर, उसके बाद से लेकर 1947, तो वो भी ब्रिटेन का तरीका था। उन्होंने हमें कॉलोनी बनाया, हमारा पैसा लूटा। उसके बाद वो सिर्फ हमारे साथ नहीं, इसीलिए कहा जाता था कि जो ब्रिटेन का उपनिवेश है उसका सूरज, मतलब ब्रिटेन का सूरज कभी नहीं डूबता, क्योंकि जब विश्व के संदर्भ में बात की जाती है तो उसने इतनी कॉलोनीज बना रखी थी, इतने उपनिवेश बना रखे थे कि हर जगह वो फैला हुआ था। तो चाहे वो इधर हो किधर भी की तरफ हो, हमेशा सूरज इसीलिए उसका उगा रहता था। अब ऐसे में
जो उनकी स्ट्रेटेजी थी, किसी भी देश को इकोनॉमी के लेवल पर होल्ड किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि अगर आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग है तो फिर आपको तोड़ने में मुश्किल होगी चीज। तो हमेशा से ये रहा है, राजाओं के समय से भी जो लूटपाट होता था उसका जो मूल कारण था वो पैसा था। तो जब ये सारा कुछ चल रहा था, जो भी सक्षम और ताकतवर देश थे उन्होंने दूसरे देशों को उपनिवेश बना रखा था। लेकिन उसके बाद जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो यहाँ पर कमोबेश चीजें बदल गई। वर्ल्ड वॉर के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो लोगों को ये समझ में आ गया था कि अब हम इतना लॉस बियर नहीं कर सकते, तो आपस में चीजें वहां से बदलने लगी। और फिर प्रबोधन काल आ रहा था, पीछे से क्रांति हो रही थी, अलग अलग लेवल पर चीजें और परिस्थितियां बदल रही थी, लोग जागरूक हो रहे थे। तो जब ऐसी स्थिति बन रही थी तो लोगों ने डेमोक्रेसी की तरफ जानने की शुरुआत की, और धीरे धीरे अलग अलग देशों में आज़ादी आई, फिर डेमोक्रेसी स्टेब्लिश हुई। जितने भी देश आप देखेंगे 1945 से 90 के बीच। तो जब ये 1945 वाले दौर में जब युद्ध खत्म हुआ और संयुक्त राष्ट्र संघ की अवधारणा आई, तो वहां से ये समझ में आ गया था, जितनी भी फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जिसको हम विकसित देश कहते हैं, हम विकासशील देश में हैं, इसको लेकर के भी लगातार स्टेटस को लेकर के सवाल उठता रहता है, उतना डीप नहीं जाना। तो वहां से जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो ये चाहते थे कि हम डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को एक्सप्लॉइट करें, और क्योंकि हम एक राजनैतिक सीमा के भीतर रहते हैं, उस सीमा के बाहर हम क्या ऐसा करें कि हमें पैसा मिलता रहे। पहले हम ये काम ताकत के बल पर करते थे, जिसके पास जितनी ताकत होती थी वो दूसरे पर कब्जा कर लेता था। लेकिन धीरे धीरे लोग सिविलाइज्ड हो चुके थे, डेमोक्रेसी की बात आने लग गई थी, वर्ल्ड गवर्नमेंट की बात आने लग गई थी, कि वैश्विक स्तर पर सरकार को स्थापित करने की बात। अभी भी इसको लेकर के सवाल उठते रहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में किसका दबाव ज्यादा है या किसका प्रतिनिधित्व ज्यादा है। वो अभी टॉपिक में नहीं है, वो मैं आपको अगर होगा तो सेपरेट वीडियो बना के आपको प्रोवाइड करा दूंगा, सेपरेट क्लास। यूनाइटेड नेशंस का क्या है, सिक्योरिटी काउंसिल्स का क्या है, वो सारी चीजें डिटेल में। तो इनको ये समझ में आ गया था कि अब क्या हम ऐसा करें कि दूसरे देशों से या उनकी टेरिटरी से हम पैसा निकाल सकें। तो जो 1945 से 90 का दौर रहा, जो शीत युद्ध का दौर रहा, जो जिसमें आमने सामने यूएसएसआर थे और यूएसए थे, ये उसी प्रभुत्व की लड़ाई थी कि वैश्विक स्तर पर अपना प्रभुत्व कौन बनाएगा और किसकी सरकार होगी। बात धीरे धीरे आगे बढ़ती गई 1990 के दौर में। इसीलिए जो एलपीजी आया उसमें सबसे बड़ा हाथ इस चीज का था कि कैसे हम और लोगों के मार्केट को अपने साथ कंबाइन और क्लब करें। तो एक फायदा तो मिला, चाहे वो भारत हो या कोई भी देश हो, यहाँ पर जब बड़ी बड़ी कंपनी साथ आई, एमएनसी साथ आए, तो बेनिफिट हुआ। लेकिन इस बेनिफिट में जो मेजॉरिटी सेक्शन है, जैसे आप किसी पिरामिड को बनाते हैं तो जो प्रॉफिट है वो हमेशा टॉप नॉच के पास जाता है। अगर किसी भी देश की बात हो रही है, फायदा केवल चंद लोगों के हाथ में संकेंद्रित होगा, तो वो सरकार को भी प्रभावित करेंगे, लोगों को भी प्रभावित करेंगे, और अपने हिसाब से चीजों को कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। इसीलिए हमेशा ये कोशिश की जाती है, पावर शेयरिंग हमने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा है, हम हमेशा पावर को डिसेंट्रलाइज करने की बात करते हैं, क्योंकि जब भी चीजें सेंट्रलाइज होंगी, आइदर इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ सोसाइटी, ज्यादा चांसेस हैं कि वहां पर लेवल ऑफ एक्सप्लॉइटेशन बढ़ जाएगा। इस दौर में धीरे धीरे इनको ये समझ में आ गया कि दूसरे देशों से पैसा कैसे आएगा। ऐसा नहीं है कि फायदा नहीं हुआ, लेकिन जो फायदा था, जो प्रपोर्शन था, वो अपने पास कम आया। लेकिन जो ज्यादा फायदा था वो या तो विकसित देश ले गए, या जिन लोगों ने एमएनसीज डेवलप की वो लोग लेकर चले गए। और धीरे धीरे यही दिमाग लगाते लगाते 1990 और 2000 के दौर में ही इंटरनेट की सेवा की शुरुआत, और धीरे धीरे चीजें आप तक आई। आज भी तरीका बदल गया है, पहले लोग फिजिकल कैपिटल लेते थे, आज हमारी कंट्री से डिजिटल कैपिटल लेकर के जाने का दौर चल रहा है। जितने भी एप्स हैं या चीजें हैं, उसका एक छोटा परसेंटेज लोगों को मिल रहा है, और क्रिएटर्स को लगता है कि शायद उन्होंने कुछ बड़ा बना लिया है। कई बार आप कुछ क्रिएटर्स से मिलेंगे तो उनको आप अलग ही लेवल पर देखेंगे, बट एक्चुअल बात यह है कि
मैदान किसी और ने बनाया है, आप उस मैदान में केवल खेल रहे हैं। तो खेलने वाले को कभी कभी ये भ्रम हो जाता है कि हम ही मालिक हैं, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है, क्योंकि पूरा प्लेग्राउंड बनाने वाला डेवलप्ड कंट्री है। क्योंकि लेवल ऑफ क्रिएटिविटी उनकी ज्यादा है, लेवल ऑफ एजुकेशन ज्यादा है, तो उनके पास इकोनॉमी अच्छी है, और साथ ही वो लोग नए आइडियाज को लेकर के खुले रहते हैं। तो उन्होंने पूरी एक सिस्टम, पूरा मैकेनिज्म डेवलप कर लिया है। हमारे यहाँ एक यूट्यूब क्रिएटर को भी आप देखेंगे तो उसमें काफी चीजें देखने को मिलेगी, लेकिन पूरा का पूरा यूट्यूब लोग ओन करके बैठे हैं। तो जो मेजर इकोनॉमी है वो कहाँ चली गई? वो तो वहां पे शिफ्ट हो गई। वो सारे ऐप्स के साथ है, वो एक ऐप के साथ ही नहीं है। खैर, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम चीजों को चेंज किया जा सकता है। चेंज या तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर सकती है या फिर कोई बड़ा बिजनेसमैन कर सकता है, वो वक्त की बात है। तो कहने का मतलब, जो ग्लोबलाइजेशन का पूरा प्रोसेस है वो एक तरफ तो आपको पैसा देने का वादा कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ उसने आपके हाथ से पैसा निकाल भी लिया है। तो जुड़ने से, एकीकरण होने से फायदा तो हुआ है, लेकिन ज्यादा जो फायदे का हिस्सा है वो टॉप नॉच कंपनीज को चला गया है, उसके बारे में बात नहीं होती। तो जब भी हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, उन चीजों के खुलने की वजह से, सीमाओं के न होने की वजह से आज हमारी जो कंट्री है उसका कल्चर भी काफी हद तक बदल रहा है। यहाँ तक कि वो जो ब्रांड्स का दौर है, वो एमएनसीज का दौर, उसके बाद जो ब्रांड्स का दौर है, वो इसीलिए हमारे देश में आया है। और उन ब्रांड्स की वजह से उनके जो लोकल आउटलेट्स और जो चेन है वो ज्यादा है। यहाँ तक कि अगर एक कपड़े की भी कंपनी है, वो जब इंडिया में रहती है तो वो लोगों के साइज तक मेजर कर लेती है, क्योंकि इंडिया में ट्रॉपिकल एरिया में किसी की हाइट बहुत कम है, किसी की हाइट ज्यादा है, किसी का वेस्ट साइज ज्यादा है, किसी का कम है, तो कोई पतला है, कोई मोटा है, कोई ऊंचा है, कोई नाटा है, कोई नीचा है, इस तरह करके जो शेप एंड साइज है वो डिफरेंट है। तो जो कंपनीज है वो शेप एंड साइज को भी प्रॉपरली मेजर कर लेती है और उसके अकॉर्डिंग कपड़े लॉन्च करती है मार्केट में। तो धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब वेस्टर्न सोसाइटी का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो हमारा खान पान बदल जाता है, रहन सहन बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं। एक सिंपल सी बात है, अगर आप वड़ा पाव, ज्यादा फेमस कहाँ था ये? महाराष्ट्र में, मुंबई में। धीरे धीरे अगर आप इसे देखेंगे तो नॉर्थ इंडियन स्ट्रीट फूड में भी आपको मिल जाएगा। कल्चरल ट्रांजिशन ये होता है कि जब आप विद इन इंडिया बात करते हैं तो आपको साउथ इंडियन तो मिलेगा ही, लेकिन धीरे धीरे चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, ये सब चीजें भी मिलने लगती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि ये ओपन हो चुकी हैं चीजें, यही ग्लोबलाइजेशन का अंतर है। अब उसमें आप एक लेवल ले सकते हैं जहां पर आपने इकोनॉमिक चेंज किया, एक ले सकते हैं जहां सोसाइटी और कल्चर में चेंज हुआ, और इसी तरह के अदर एस्पेक्ट्स को आप देख सकते हैं। तो अगेन हम वापस से सेंट्रलाइज होते हैं टॉपिक की तरफ। ग्लोबलाइजेशन के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन इसको जो प्रपोज करने वाले लोग हैं उनके हाथ में पैसा ज्यादा गया, ये बात सच है। और उन्होंने इस ढंग से ही प्रपोज किया था कि जिससे उन्हें ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके। इसीलिए जब हम किसी चीज को डिजाइन करते हैं तो हम उसमें अपना बेनिफिट देखते हैं, लेकिन जब फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज किसी चीज को डिजाइन करके हमको देती हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि उसमें उनका बेनिफिट ज्यादा होगा। जब हम एज अ कंज्यूमर बात करते हैं तो हमारे पास बहुत से चॉइसेस देखने को मिल गए हैं गुड्स एंड सर्विसेज के। पहले ऐसा नहीं था। अगर आज आप किसी दुकान में भी जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा बड़े बड़े फ्रिज रखे होंगे, बड़े साइज के होंगे, छोटे साइज के होंगे, उसमें अलग से चॉकलेट सजी होंगी, उसमें कोक रखा होगा, और वो चीजें इस ढंग से दिखाई जाती हैं कि वो हमेशा आपको डिस्प्ले में दिखें। आज से कुछ साल पहले तक ऐसा नहीं था। ग्लोबलाइजेशन का काम ही है कि उसने मार्केटिंग को इस हद तक बढ़ा दिया है कि आपके आसपास जो चीजें हो रही हैं उसमें आप इंटरेस्टेड होने लगते हैं, और आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड हैं,
पर इन रियलिटी आपको उसमें इंटरेस्ट दिलवाया गया है। आप उस चीज से इतना सरोकार नहीं रखते थे, लेकिन आपको फोर्स किया गया है कि आप उस चीज को पसंद करें। इसका फर्क समझिएगा। आज से 30-40 साल पहले आप दुकानों में जाएंगे तो आपको कंफर्ट मिलेगा या वैसी चीजें मिलेंगी, तो पूरे के पूरे जो मार्केट का जो सिस्टम है वो इस ढंग से बना दिया गया है कि फॉरेन की कंपनीज का ज्यादा से ज्यादा सेल हो, उनका ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन हो, और एक ह्यूमन को, एक एंटिटी ना रहने देके, एक इंसान ना रहने दे करके एक कंज्यूमर के तौर पर देखा जाता है कि एक कंज्यूमर है, इसको कितने ज्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर दिए जाएं। तो ये ग्लोबलाइजेशन ने किया है, और उसके लिए जो भी आपके आसपास की चीजें हैं उसको इस ढंग से बनाया जाता है कि वो आपके सेंसेस को अपील करें। आपको ऐसा लगेगा कि उन चीजों को आपने चुना है, पर उन्हें इस ढंग से प्रमोट किया जाता है। जैसे गर्मी आएगी तो आपको हर जगह बड़े बड़े फ्रिज में कोक और सारी चीजें दिखने लगेंगी। जब कोई चीज आपको सामने दिखेगी तो पॉसिबिलिटी है कि आप उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, और जब अट्रैक्ट होंगे तो आप उसे कंज्यूम करेंगे। तो कंपनी का जो फंडा है वो फुलफिल हो गया। धीरे धीरे सर्विसेज की बात की जाए तो अब आप देखेंगे कि आपके घर तक चीजें आने लग गई हैं। आपके घर से 9 मिनट की दूरी पर कोई चीज है, आपको तुरंत ऑर्डर करना है, दवाई ऑर्डर कर दिया, खाना ऑर्डर कर दिया, आपको कुक्ड फूड चाहिए तो वो भी आ जाएगा, आपको रॉ मटेरियल चाहिए वो भी आ जाएगा। तो हर चीज जो आपके दरवाजे तक अब आती हुई दिख रही है उसे आप तक भेजा जा रहा है, और आपको एज अ कंज्यूमर ट्रीट किया जा रहा है, एज अ ह्यूमन नहीं, एज अ कंज्यूमर। तो ये पूरा का पूरा गेम अटेंशन का है कि हम, ये हमारा कंज्यूमर है, इससे हम क्या कंज्यूम करवा सकते हैं। तो वो चॉइस आपकी है, इंडिपेंडेंट चॉइस है, फ्री विल से आई है, या आपको कोई चीज चूज कराई गई है। इन दो चीजों में हमेशा से डिफरेंस होता है। तो जितने भी मार्केट में गुड्स एंड सर्विसेज की बात हो रही है, जैसे बहुत से लोगों को पता ही नहीं है, वो एक ब्रांड को एक स्टेटस बना लेते हैं। रियलिटी ब्रांड की ये है कि किसी चीज की क्वालिटी मान लीजिए 10% में है, और उसकी प्राइस आपने 100% पे रख दी है। और दूसरी चीज है जिसकी जो क्वालिटी है वो 60% में है, और उसकी प्राइस आपकी 30% के आसपास है। ये कंपैरेटिव मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर परसेंटेज भी छोड़ दीजिए आप, अगर आप मान लीजिए कि 2 टी-शर्ट हैं, एक टी-शर्ट की प्राइस आपकी 100 रुपीज है और उसकी क्वालिटी अच्छी है लेकिन वो बिना ब्रांड की है। दूसरी वाली जो टी-शर्ट है वो 10,000 की है, और उसमें किसी का नाम लिखा हुआ है, आचा पाची कुछ भी लिख के आपको दे दिया गया है। फर्क ये है दोनों की क्वालिटी में, जो 100 रुपीज वाले की जो क्वालिटी है वो 10,000 वाले से ज्यादा है। मैं थोड़ा ज्यादा लार्जर गैप ले रहा हूं, लेकिन आप एग्जाम्पल के लिए रख लीजिए कि 100 रुपीज वाली टी शर्ट की क्वालिटी 10,000 वाले शर्ट से ज्यादा है। लेकिन आपके माइंडसेट में वो आ गया है कि ये वाली जो चीज है इस पर फला कंपनी का टैग लगा हुआ है, ये आचा पाची कंपनी की है और मैं आचा पाची कंपनी पे ही जाऊंगा। तो अब आपने वो टैग ले लिया, वो आपने सिंबल ले लिया, आपने कपड़े की क्वालिटी नहीं देखी, कपड़े का जो क्लोथ है, क्लोथिंग का कैटेगरी नहीं देखा कि वो कैसा है, क्या है, कहाँ से आ रहा है, किस चीज से बना है। लेकिन आपके मन में ये हो गया कि आचा पाची कंपनी सबसे अच्छी है, अब आप उसी का जाके सामान खरीदेंगे। तो आपने जब उसको लिया और उसे पहना तो आपको ये लगने लगा कि आप औरों से डिफरेंट हो गए। कुछ नहीं है, सिर्फ गेम मार्केटिंग का है और कुछ नहीं है। समझदार आदमी को पता है वो क्वालिटी उठा लेता है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि 100 रुपए, लेकिन वही क्वालिटी 1,000 तक चले जाएंगे तो उस 10,000 को बाईपास करने वाली क्वालिटीज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर क्वालिटी की बजाय लोग ब्रांड के पीछे चले गए, और ब्रांड की नेमिंग और प्राइसिंग इस ढंग से की जाती है कि उस ब्रांड की वैल्यू ज्यादा बताकर लोगों को सेल किया जाता है। और सेल करने का मतलब उन्हें ये दिमाग में फीड किया जाता है कि यू आर फ्रॉम प्रीमियम कैटेगरी एंड यू आर बाइंग सम काइंड ऑफ प्रोडक्ट दैट बिलोंग्स टू प्रीमियम कैटेगरी। अब यहाँ लोगों के मन में आ गया। अच्छा, इसका सोसाइटल परसेप्शन क्या है कि अगर एक व्यक्ति, सिंपल लैंग्वेज में, अगर एक व्यक्ति, उसे ब्रांड का पता ही नहीं है, मान लीजिए मुझे आधे से ज्यादा ब्रांड नहीं पता होते, अब अगर मेरे बगल से कोई व्यक्ति निकल जाए और वो ज्यादा ब्रांडेड कपड़ा उसने पहना हो तो मुझे पता ही नहीं चलेगा। तो जो वैल्यूएशन है वो दूसरे की नजरों में बनाने का है।
तो वो वैल्यूएशन कहाँ से आ रहा है? मार्केटिंग से आ रहा है। मार्केटिंग से वो क्लास जनरेट कर रहे हैं और वो आपको एक क्लास बेच रहे हैं। यही है ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट। तो जो गुड्स एंड सर्विसेज आपके डोर तक आ रही हैं वो आ नहीं रही हैं, वो आप तक भेजी जा रही हैं, क्योंकि आपको एज अ कंज्यूमर ट्रीट किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा आपकी जेब से निकलवाना पर्पस है। इन एरा ऑफ कंज्यूमरिज्म, अगर आपको नहीं पता कि आपको क्या कंज्यूम करना है तो आपको जरूरत से ज्यादा चीजें कंज्यूम करा दी जाएंगी। अगर आप इन टर्म्स ऑफ ईटिंग कुछ चीज ज्यादा कंज्यूम करते हैं, लास्टली आप बीमार होंगे। इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी, इमोशन या कुछ भी आप ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लास्टली आप बीमार होंगे। इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज में आप ले लीजिए, चाहे वो आपके खाने पीने में हो या आपकी डेली लाइफस्टाइल में हो या कोई भी चीज है, जब आप एक्सेस कंज्यूम कर देंगे तो लास्टली आपको बीमार ही होना है। तो अगेन फिर उसके उसके लिए भी उनके पास है कि हमारे पास प्रीमियम कैटेगरी हॉस्पिटल है, आ जाइए। उनका काम ही यही है, क्योंकि आप लास्टली उनके कंज्यूमर हैं। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या होता है। वो कह ही रहे हैं कि लो कंज्यूम करो, दांत खराब हो तो इधर आ जाओ, आंख खराब हो तो इधर आ जाओ, ये चीज खराब हो तो इधर आ जाओ। तो वो पूरा एक सर्किल है और आप लास्टली कंज्यूमर हैं। तो ये कंज्यूमरिज्म का जो चेन है वो तभी टूट सकती है जब आप थोड़ा जागरूक होकर डिसीजन लेंगे। तो ये जो आपका जो नया वाला कल्चर आया है, जो आप किसी भी दुकान में जाते हैं और आपको एक चकाचौंध दिखती है, उसका सिर्फ वही मकसद है, मतलब है कि आपको उस चीज की तरफ अट्रैक्ट करना और वो चीज देना। इसमें कोई बुराई नहीं कि आप चीजों को खरीद रहे हैं या कंज्यूम कर रहे हैं। बात यह है कि इनमें से ज्यादातर कंपनीज फॉरेन की हैं। वो चाहे आप कोल्ड ड्रिंक देख लेंगे, वो चाहे आप चॉकलेट्स देख लेंगे, आप चाहे होटल की चेन लिंक देख लेंगे, या आप टेंडर्स देख लेंगे, या फिर आप कोई भी जितनी भी चीजें खाने पीने की बाहर आप देख रहे हैं उनको 5 स्टार होटल्स के टर्म्स में, और जो भी आप पाएंगे कि उनमें से ज्यादातर चीजें फॉरेन की हैं। दिक्कत ये नहीं है कि वो कंज्यूमरिज्म है, क्योंकि इकोनॉमी को रन करने के लिए कंज्यूमर्स चाहिए। तभी जब कंज्यूमर होंगे तभी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे। अगर कोई कंज्यूम ही नहीं करेगा तो किसी चीज को प्रोड्यूस करने का क्या मतलब होगा। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि वो सारी कंपनीज इंडियन होनी चाहिए। अगर इंडियन है तो पैसे अपने हाथ में आ रहे हैं, क्योंकि इंडिया प्राइमरी सेक्टर से सीधे टर्शियरी सेक्टर की तरफ चला गया। मैन्युफैक्चरिंग में उसने उतना नहीं दिया, अपना समय कह लीजिए, अपने रिसोर्सेज कह लीजिए। तो क्योंकि सेकेंडरी सेक्टर में उतने रिसोर्सेज नहीं दिए गए, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट अपने पास उतनी नहीं है जो कि होना चाहिए। तो जो पैसा हमारे देश के हाथ में आ सकता था वो बाहर जा रहा है, इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है। यहाँ तक कि मॉडल्स को लेकर के, मॉडल वो वाली नहीं जो टीवी पे देखते हैं आप, मॉडल्स इन टर्म्स ऑफ डिजिटल कैमरास, आपके मोबाइल फोन हो गए या फिर आपका टेलीविजन हो गया। तो ये सब कुछ हमारे हाथ तक भेजे गए। पहले मोबाइल महंगा था, एक मोबाइल ले पाना बड़ा मुश्किल था, यहाँ तक कि रिचार्ज 1 GB में पूरा महीना चल जाता था। और लोग केवल, हमारा ही दौर था, कोई बहुत दूर की बात नहीं है, आज से 10 साल पहले तक लोग केवल पेज खोलते थे, गूगल के जो पेज हैं, तब कहा जाता था सर्फिंग, केवल लोग सर्फिंग करते थे, वीडियोस नहीं देखते थे, इस तरह चीजें डाउनलोड नहीं करते थे। एक दौर था जब सीडी, डीवीडी, वीडियो रिकॉर्डर जैसी चीजें थी, धीरे धीरे वो हटी, कंप्यूटर आया, कंप्यूटर हटा, धीरे धीरे पेन ड्राइव आई, धीरे धीरे उनको भी हटा दिया, अब सारी चीजें आपको सर्वर पे मिल रही हैं। पहले आपको मूवी के लिए कैसेट आती थी, अब आती होगी लेकिन यूटिलाइजेशन बहुत कम है। क्यों? अब सारी चीजें सर्वर पर हैं, सीधे आपको इंटरनेट से मिल जाती हैं, सीधे ओटीटी से मिल जाती हैं। ऐसे में सिंपल सी बात है, ये जो चीजें आपको सस्ते रेट में आप तक पहुंचाई जा रही हैं, अगेन इन टर्म्स ऑफ बेनिफिट ज्यादातर मोबाइल चाइनीज हैं, दूसरी कंपनी को, दूसरे देश को, दूसरी कंपनीज को फायदा होता है। एक हिस्सा भारत तक भी आता है, लेकिन फिर भी और ज्यादा मिलना चाहिए। हर सीजन पे आप देखेंगे नई तरह की कोई ना कोई कार आपको रोड में दिख जाएगी। यहाँ तक कि मोबाइल के नए वर्जन आते हैं, तो आजकल लोग
पहले से ही बुकिंग करने पर आ जाते हैं और उसकी बुकिंग आप देखेंगे लंबे समय तक चलती है। और प्री बुकिंग का दौर आजकल चलता है कि नया मॉडल आया है, प्री बुकिंग चल रही है, ले लेंगे। पता चला पहले मॉडल और दूसरे मॉडल में कुछ खास चेंज नहीं हुआ, लेकिन वो एक एडिक्शन बेच रहे हैं कि अब 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, तो अब हम नया मॉडल लॉन्च करेंगे, और जब लॉन्च करेंगे तो एज अ कंज्यूमर लोग उसको खरीदेंगे। तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एक समय था जब इंडिया में आपको एम्बेसडर और फिएट जैसी कार ही केवल रोड्स में दिखती थी। अब इंडिया में आपको डिफरेंट वेराइटीज की, मॉडल्स की कार देखने को मिल जाएंगी, जो कि लगभग लगभग सभी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज ने डिजाइन की है। वो सब आपको रोड में देखने को मिलेंगी आराम से। यहाँ तक कि आपका जो पैक्ड फूड है उसका भी प्रचलन धीरे धीरे बढ़ रहा है। हालांकि इंडिया में तो अभी कम ही है, लेकिन फॉरेन में इसका प्रचलन ज़्यादा है, जहाँ पर पैक फूड मार्केट में सेल किया जाता है। अब डिपेंड करता है कि अगर थोड़ा सा कंपनीज इनोवेटिव हो जाएं तो जो पैक्ड आइटम्स हैं उन्हें हेल्दी आइटम्स के तौर पर बेचना शुरू कर सकते हैं, कि कुछ ऐसे आइटम्स जो हेल्थ के लिए अच्छे हों उनका सेल किया जाए। और नहीं तो जैसे चल रहा है एज इट इज, फॉरेन कंपनीज, बहुत बड़ा फर्क हो जाता है बिजनेस किस वे से किया जा रहा है। अगर कोई बिजनेस सिर्फ प्रॉफिट ओरिएंटेड होकर के किया जा रहा है तो उसमें सामने वाली पार्टी कंज्यूमर होगी। और अगर कोई बिजनेस है, जैसे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं कुछ, अगर वो सर्विस ओरिएंटेड होकर के कोई बिजनेस किया जा रहा है तो उसमें सामने वाली पार्टी कंज्यूमर ना होकर के, आपके लिए प्रोडक्ट ना होकर के एक ह्यूमन बीइंग होगा। आपकी कोशिश होगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उन तक पहुंचा पाएं। उसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रतन टाटा। जिन लोगों ने देखा, उन्होंने नैनो कार की संकल्पना सिर्फ इसीलिए दी थी जब शुरुआती दौर में कार आई थी 1 से 1.5 लाख की, कि देश का हर आम आदमी कार में बैठकर ट्रेवल कर पाए, उसके परिवार को भी कार मिल पाए। उनका जो विजन और मिशन था वो काफ़ी बड़ा था। हालांकि उतना सक्सेस मार्केट में कार नहीं हो पाई, लेकिन उनका बस यही देखना था। और वो जो आइडिया उनके मन में आया सिर्फ इसीलिए आया क्योंकि उन्होंने बारिश के समय में किसी को अपने बीवी बच्चों के साथ बैठ के स्कूटर से जाते देखा, तो वहां से उनको नया आइडिया मिला। तो हमेशा ये फर्क रहेगा कि अगर आप बिजनेस कंज्यूमर ओरिएंटेड करते हैं तो आपका जो विजन है, जो मिशन है, वो डिफरेंट होगा। और जब आप सर्विस ओरिएंटेड होकर के करते हैं तो उसका विजन और मिशन डिफरेंट होगा। तो अभी ये जो जितनी भी आपको बाहरी कंपनीज दिख रही हैं, ये ज्यादातर कंज्यूमर ओरिएंटेड हैं और बाहर की कंपनीज हैं। अगर आप कुछ सालों की बात करें तो मार्केट काफी ज्यादा इवॉल्व हुआ है। इन अ सिंपल वे, अब आपको मॉल का कल्चर देखने को मिल गया होगा। ग्रुप बी सिटीज में भी, पहले तो ग्रुप ए में तो थे, आने में समय लगा, जो बड़े शहर थे दिल्ली बॉम्बे जैसे वहां पे थे, लेकिन अब धीरे धीरे ग्रुप बी सिटीज में भी चेन लिंक के तहत आपको मार्केट मॉल के फॉर्मेट में देखने को मिल रहा होगा। अब सवाल आता है कि किस तरह से ये चीजें डे टू डे लाइफ को कन्वर्ट करने का काम कर रही हैं, क्योंकि जो भी प्रोडक्शन है वो किस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, उससे किस तरह के बेनिफिट देखने को मिल रहे हैं। मिडिल ऑफ द 20th सेंचुरी, जब हम बात कर रहे हैं 1950 के आसपास की, तो उस समय जो प्रोडक्शन था पूरा का पूरा वो विद इन कंट्री, कंट्री की बाउंड्रीज के अंदर ही सीमित था। अगर हम उस समय की बात कर रहे हैं लगभग 1950 के आसपास, तो जो भी प्रोडक्शन हो रहा था वो एक बाउंड्री के अंदर हो रहा था। और उसके अलावा जो भी बाउंड्रीज को क्रॉस कर रहे थे उस समय, अभी तो, अब तो इन टर्म्स ऑफ थॉट्स, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ
expressions in terms of art, in terms of culture, in terms of society, अब तो in terms of everything, अब तो हम सब कुछ साझा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिजिटल वर्ल्ड है। अभी मुझे यहाँ से बैठे बैठे अमेरिका में बैठे किसी व्यक्ति से बात करनी है तो मुझे बस केवल ऐसे फोन लगाना है और मैं डायरेक्टली बात कर सकता हूँ। पहले उसके लिए ISD जो भी टॉपअप होता था, सारी चीजें होती थी और बात करना कठिन था। लेकिन आज मैं US में बैठे किसी व्यक्ति से बात कर सकता हूँ। मैंने सुबह क्या खाया, क्या देखा, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा रूटीन क्या है, मैं उसे शेयर कर सकता हूँ। तो सारी चीजें अब इजीली ट्रांजैक्शन के वे में पॉसिबल है। लेकिन जब हम 1950 के आसपास की बात कर रहे हैं तो उस ड्यूरेशन में हम केवल रॉ मटेरियल भेजते थे, फूड स्टफ भेजते थे और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स बेचते थे। तो जो हमारी कॉलोनीज थी, क्योंकि हम लंबे समय तक गुलाम रहे थे अंग्रेजों के और आज़ादी के लिए एक लंबा संघर्ष करना पड़ा था, तो जो भी हमारी कॉलोनी थी उस कॉलोनी के हिसाब से इंडिया केवल रॉ मटेरियल को एक्सपोर्ट करता था और फिनिश्ड गुड को इंपोर्ट करता था। अब यहाँ समझने वाली बात है कि हमारे पास खुद ही एक प्रोडक्ट है और हम उसे, मान लीजिए हम ऊल यहाँ से भेज रहे हैं और वो वहाँ से हमको गर्म कपड़े बनाकर बेच रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन थी वो क्यों क्रिएट हो रही थी? क्योंकि हमारे पास उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी कि जो रॉ मटेरियल था उसको हम कन्वर्ट कर सकें। तो इन अ सिंपल वे जो रॉ मटेरियल था वो हम यहाँ से भेजते थे, एक्सपोर्ट करते थे और वहां से हम फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट करने का काम करते थे। उस समय देशों को जोड़ने के लिए ट्रेड एकमात्र ऐसा हिस्सा था जो देशों को जोड़ता था। मैं फिर कह रहा हूं कि जब हम अभी की बात करेंगे इन प्रेजेंट टाइम, अब चीजें काफी हद तक बदल गई हैं। पहले ऐसे नहीं थी। जब हम 1950 की बात कर रहे हैं तो उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था। इंटरनेट ने कल्चर को, सोसाइटी को, चीजों को काफी अलग ढंग से रिप्रेजेंट किया है और काफी अलग ढंग से उसको प्रस्तुत करने का काम किया है। तो ट्रेड हमेशा से अलग अलग कंट्रीज को जोड़ने का काम करती है। और जो कंपनीज थी जिनको हम MNCs कहते हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज या फिर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस कह सकते हैं आप, इनको हम MNCs कहते हैं। MNCs ने काफी लंबे समय तक आपस में ट्रेड को बनाए रखने का काम किया था। ए MNC इज अ कंपनी that owns or controls production in more than one nation। तो कोई ऐसी कंपनी जो एक से ज्यादा देशों में उत्पादन कर रही है, उसका स्वामित्व और नियंत्रण रख रही है, उसको हम MNC कहते हैं। ये बेसिकली ऐसे रन करते हैं कि मान लीजिए एक MNC है, एक कंपनी है, सिंपल लैंग्वेज में आप कंपनी पकड़ लीजिए। तो एक कंपनी है जो कई देशों में है, अलग अलग जगह पे है। मान लीजिए एक कार का प्रोडक्शन होना है तो उसके अलग अलग हिस्से अलग अलग जगहों पर बने और जाकर के मार्केट में सेल के लिए आ गए। कहीं पर रबड़ मिल रहा था तो वहां टायर मिले, टायर बने, कहीं पर स्टीयरिंग बना, कहीं पर कुछ बना और सब कुछ बनते बनते जाकर के एक प्रॉपर कार बनी। तो जहां पर जिस भी चीज की यूनिट है, मान लीजिए एक जगह टायर बन रहा है, एक जगह सीट बन रही है, एक जगह स्टीयरिंग बन रहा है, तो जहां जिस चीज की यूनिट है उस जगह पर एक यूनिट बनेगी। तो और उसकी वजह से लोकल लेवल पर जिस भी नेशन में ये बनेगा इकोनॉमी का फायदा होगा और फिर उन्हीं सबको बेच करके बाद में सेल कर, मतलब उन्हीं सबको इकट्ठा करके असेंबल करके बना के मार्केट में बेच दिया जाएगा। तो जब MNC बनेगी तो इसकी जो ऑफिसेज हैं वो कहाँ बनेंगे? इसके ऑफिसेज वहीं बनेंगे जहां पर उनको चीप लेबर मिलेगा और मार्केट पास होगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम बात कर रहे हैं मार्केट की,
तो अगर प्रोडक्शन ऐसी जगह किया जाए जहां से मार्केट दूर हो, ऐसे में जो कॉस्ट है वो ज्यादा आएगा, क्योंकि बने हुए सामान को वहां तक भेजना पड़ेगा। तो पहली सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट पास में होना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि लेबर सस्ता होना चाहिए। अगर लेबर ही महंगा होगा तो जो भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो जब प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गया तो फिर फायदा क्या हुआ, क्योंकि वो मार्जिन ही तो जेब में जाने वाला है। तो उसके लिए फिर चीप लेबर ढूंढा जाता है, और ऐसे में देखा जाता है कि जिस भी देश की जनसंख्या ज़्यादा हो वहां जाकर के कंपनी को स्टेब्लिश करो, वहां के लोगों से गधा मजदूरी कराओ और सारी चीज़ें लो। मैंने गधा मजदूरी क्यों कहा, क्योंकि जो कंपनी का बड़ा पार्ट ऑफ बेनिफिट है वो तो कंपनी लेकर के चली गई, और जब बेनिफिट वो लेकर के चले गए तो हमारे हिस्से क्या आया, हमारे हिस्से केवल चीप लेबर आया। तो आप केवल मजदूरी करवाने आए, काम करवाए, निकल लिए। क्योंकि अगर वही अपने देश की कंपनी होती तो फिर वो प्रॉपर लॉस फॉलो करती, उस हिसाब से उसका बेस रेट तय होता और थोड़ा ज़्यादा पैसा दिया जा सकता। खैर क्या हो सकता था ये मायने नहीं रखता, क्या हुआ ये इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग अ बेनिफिट फ्रॉम एमएनसी या प्रॉफिट, बेसिकली इसका मतलब ये है कि आप आधे से ज़्यादा देखेंगे, क्योंकि सर्विस सेक्टर धीरे धीरे एक्सपैंड कर रहा है। कोई भी चीज़ आप खरीद के लाते हैं तो पहले आपको क्या है, फिजिकल सर्विस मिलती थी। अब सर्विस सेक्टर होने की वजह से ज़्यादातर आपको या तो हेल्पलाइन नंबर मिलेंगे या वो किसी कॉल सेंटर का नंबर आपको देंगे। तो ये जो कॉल सेंटर है इनका काम होता है ऐसी चीज़ों को संभालना। ये एक इमेज दी गई है जो कि बेंगलुरु के कॉल सेंटर की है, जो कि टेलीकॉम फैसिलिटी से इक्विप्ड है और इंटरनेट फैसिलिटी प्रॉपर दी गई है, जिससे कि ये लोग अपनी बात को बता सकें इन अ सिंपल वे। लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है, कस्टमर्स को, वो कांटेक्ट करते हैं कंपनी के, एक तरह से इनको रिप्रेजेंटेटिव कह लीजिए, कॉल सेंटर में बैठते हैं और कंपनी की तरफ से जो भी प्रॉब्लम्स है वो इनको सॉल्व करने का काम करते हैं। एक बड़ी एमएनसी जो इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट को बना रही है, उसका जो प्रोडक्ट है वो रिसर्च सेंटर में बनता है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यहाँ समझने वाली बात है कि अगर कोई भी प्रोडक्ट बनता है, यहाँ तक कि मान लीजिए कोई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कोई एक गाड़ी हो गई, कोई एक कार हो गई, तो अगर हम कार की भी बात करें तो वो जो कार है, हर बार जब वो रिफाइन होती है उसमें कुछ ना कुछ नया होता है, कुछ चीजें बनाई जाती हैं। तो वो कैसे होती हैं, वो इसीलिए होती हैं क्योंकि उसके लिए प्रॉपर R&D होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो उसके लिए प्रॉपर रिसर्च किया जाता है, नए नए तरह के मॉडल्स बनाए जाते हैं, उसमें पूरा साइंस और इंजीनियरिंग लगता है कि कब इसमें फ्रंट से एयर ज़्यादा है, कब इसमें बैक से है, कितनी स्पीड में चलेगी, क्या इसका वेट होगा, क्या साइज होगा, सारी चीज़ें प्रॉपर कैलकुलेट की जाती हैं और कैलकुलेट किए जाने के बाद ही ये सारी चीज़ें होती हैं। और फिर इसका जो कंपोनेंट्स है वो कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहा है, इसके जो कंपोनेंट्स हैं वो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं। ठीक है, रिसर्च कहाँ हो रहा है, यूनाइटेड स्टेट्स में। फिर उसके बाद इनका कंपोनेंट्स कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, चाइना में। और फिर कहाँ इनकी शिपिंग हो रही है, मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, जहां पर प्रोडक्ट्स को असेंबल किया जा रहा है और फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को सोल्ड किया जा रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब इस बात को देखिए, इसीलिए जब मैंने कहा कि एमएनसी ज्यादा बेनिफिट ले गए, खैर इस पर्पज से मत देखिए, जब एमएनसी बनाई जाती है तो उसकी यूनिट्स अलग अलग जगह होती हैं। अब हम इस एमएनसी के एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम बात करें एमएनसी की, जिस जो इंडस्ट्रियल इसके इक्विपमेंट हैं, डिजाइन कहाँ हो रहे हैं, जो रिसर्च सेंटर है कहाँ पर, यूनाइटेड स्टेट्स में। इसके कंपोनेंट्स कहाँ मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, चाइना में।
उसके बाद ये कहाँ जा रहे हैं, शिपिंग हो रही है मेक्सिको और ईस्टर्न यूरोप में, जहां पर इसके जो पार्ट्स हैं वो असेंबल हो रहे हैं और फिर ये पूरे वर्ल्ड में सेल के लिए भेज दिया जा रहा है। और जो कॉल सेंटर है वो कहाँ पर है, इंडिया में लोकेटेड है। इंडिया में क्यों लोकेटेड है कॉल सेंटर, क्योंकि यहाँ पर चीप लेबर है ना, यहाँ पर सस्ते श्रमिक मिलना आसान है, तो यहाँ पर चीप लेबर है, तो इजीली यहाँ पर कॉल सेंटर स्टेब्लिश कर दिया। बाकी अलग अलग जगह पर बनी हुई चीज को पूरे विश्व में बेचने के लिए भेज दिया। तो एमएनसीज इस तरह से काम करती हैं अलग अलग जगह में। तो जब हम एमएनसी की बात कर रहे हैं तो केवल वो अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट, मतलब जो भी चीज लास्टली उन्होंने डिजाइन की, जो भी लास्टली बनाई, उसको ग्लोबली सेल किया, उसके साथ ही उन्होंने अपने गुड्स और सर्विस को भी ग्लोबली बनाया। एक होता है किसी गुड्स और सर्विस को किसी एक नेशन के दायरे में बनाना और उसको वैश्विक स्तर पर बेच देना, एक होता है कि चीज को ही आपने, उस प्रोडक्ट को ही वैश्विक स्तर पर बनाया अलग अलग जगह जाकर के और वैश्विक स्तर पर ही उसको बेच दिया। ये फर्क यहाँ पर आता है। और इसीलिए जो प्रोडक्शन है इसको कॉम्प्लेक्स वेज में भी इजीली डील किया जाता है, क्योंकि इसी के लिए जब आप एलपीजी की बात करते हैं, अगर विश्व में सभी देश इस चीज के लिए खुले नहीं होंगे तो आपस में काम नहीं होगा। तो इनमें आपस में, इसीलिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, डब्ल्यूटीओ है, आपस में एक तरह का समझौता है कि हाँ ठीक है, हम लोग आपस में मिलकर के सारे काम कर सकते हैं, तो उसी के हिसाब से काम होता है। जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर दिया जाता है। मान लीजिए अगर एक कार बनाने की बात हो रही है तो उसकी जो स्टीयरिंग है कहीं और बन रही है, उसके टायर कहीं और आ रहे हैं, उसके जो दरवाजे हैं वो कहीं और बन रहे हैं, उसका वुड फिनिशिंग कहीं और हो रहा है। तो अलग अलग जगह से होते हुए लास्टली एक जगह आकर के असेंबल होके पूरे मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। और फिर उसके जो सर्विस सेंटर हैं वो उस कंट्री में डिफरेंट डिफरेंट जगह ओपन कर दिया। तो ये जो पूरा काम ग्लोबली हो रहा है इसके लिए सबसे बड़ी चीज है गवर्नमेंट की परमिशन होना। इसीलिए एलपीजी की जरूरत पड़ी 1990 में, क्योंकि अगर मान लीजिए इंडिया कह दे कि हम दूसरे देश के आने वाले जो लोग हैं, जो व्यक्ति हैं या जो कंपनी है, उनको हम लाइसेंस नहीं देंगे, हम परमिशन ही नहीं देंगे, जमीन हमारी, देश हमारा, लोग हमारे, काम करोगे तुम, ऐसे कैसे चलेगा। तो अगर सरकार मना कर दे तो कुछ नहीं होगा। इसीलिए ग्लोबल लेवल पर फिर क्या किया जाता है, ट्रीटीज की जाती हैं, आपस में समझौते किए जाते हैं कि भैया हम आएंगे तुम्हारे देश में और तुम आना हमारे देश में। तो फिर उसी हिसाब से काम होता है। साथ ही फिर माइग्रेशन पॉलिसीज भी होती हैं, कौन किस देश में जा सकता है। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे किस देश का वीजा सबसे ताकतवर है। कोई व्यक्ति हर जगह नहीं जा सकता, उसका वही रीजन है कि उसके पीछे किसी भी कंट्री की क्या पॉलिसीज अवेलेबल हैं। चाइना सबसे चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन देता है। अब यहाँ देखिए, समझदारी देखिएगा, अभी मैंने वही बात कही थी कि हम प्राइमरी से टर्शियरी में चले गए। तो जब भी मैन्युफैक्चरिंग की बात होती है तो चाइना ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे चीप जगह अवेलेबल करवा दी। तो जब आप अवेलेबल करवा देंगे तो लोग अल्टीमेटली वहां पर जाएंगे, और जब जाएंगे तो आपको जो कॉस्ट है, जो बेनिफिट है, वो अपने आप मिलेगा। जब हम ऐसे बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम अपने देश की बात करें और राज्यवार तौर पर बात करना शुरू करें, यूपी हो गया, एमपी हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, उड़ीसा हो गया, हम पूरा नॉर्थ से साउथ की तरफ जाना शुरू कर दें, तो सबसे पहली चीज आती है कि किसके पास कितने रिसोर्सेज हैं। उन रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग ही किसी तरह का प्लान हो सकता है डेवलपमेंट का। और अगर हम स्टेट वाइज ये आइडेंटिफाई करने पर आ जाएं कि किसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या रिसोर्सेज हो सकते हैं, क्या चीजें यहाँ ओपन हो सकती हैं, तभी हम किसी एक रीजन के डेवलपमेंट की सोच सकते हैं और उसी हिसाब से नेशन का डेवलपमेंट होता है।
तो चाइना वालों ने ये बात पकड़ ली थी और उन्होंने क्या किया, चीप मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन देना शुरू कर दिया, जिससे सारे देश उनकी तरफ अट्रैक्ट होने लग गए थे। Mexico and Eastern Europe are useful for their closeness to the markets in the US and Europe. इंडिया के पास भी जब आप बात करते हैं तो हाई स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो प्रोडक्शन के टेक्निकल एस्पेक्ट्स को समझ सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग की ही बात करें, इन टर्म्स ऑफ इंजीनियरिंग, आपका जितना शार्प ब्रेन इंजीनियरिंग में होगा उसी हिसाब से आप कुछ भी क्रिएट करेंगे, चाहे वो आपका पुल बनाना हो, चाहे रोड बनाना हो, फिर चाहे वो आपका ट्रेन बनाना हो। अगर हमारी कंट्री में बुलेट ट्रेन उस हिसाब से नहीं डेवलप हो पा रही तो उसके पीछे बजट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, और साथ ही उस तरह की चीजें क्रिएट ना कर पाने के लिए इनोवेटिव आइडियाज की कमी भी आप कह सकते हैं। और वही चीज आप चाइना जैसे नेशंस में देखेंगे तो वो लोग उस चीज को बार बार इजीली चेंज करते रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जब आप बुलेट ट्रेन देखते हैं तो उसके आगे आपको नोक दिखाई देगी। आप कभी भी बुलेट ट्रेन देखेंगे तो वो हमेशा उसमें नोक होती है। उस नोक के पीछे का सबसे बड़ा रीजन एयर प्रेशर है। जब आप देखेंगे उसके आगे का हिस्सा ऐसे करके होता है, ये आपके बुलेट ट्रेन के आगे का साइज है। ये सिर्फ इसीलिए है, वो एयर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए है, क्योंकि जब आप तेज रफ्तार में चलाएंगे और टनल से होते हुए बुलेट ट्रेन गुजरेगी तो फिर काफी ज्यादा साउंड क्रिएट करेगा, और अगर ज्यादा साउंड है तो जा सकता है। इसीलिए फिर देखना पड़ता है कि क्या चीजें हैं। तो ये सब चीजें इंजीनियर्स के हाथ में होती है। इंडिया के पास स्किल्ड इंजीनियर्स हैं जो उस डायरेक्शन में बेटर वे में काम करने में सक्षम है। साथ ही हमारे पास एक बड़ा वर्ग है जो कस्टमर केयर सर्विस दे सकता है। अब ये नहीं समझ में आता कि इसको मैं तारीफ मानूं या बुराई मानूं, क्योंकि चीप लेबर होने की वजह से ज्यादातर लोग यहाँ पर सर्विस हब बनाना चाहते हैं कि सर्विस प्रोवाइड करेंगे। तो इसका एक, जितने भी कॉल सेंटर्स हैं, सारी चीजें हैं, उसका एक रीजन तो ये है कि खुश होना चाहिए कि हमारे यहाँ लेबर क्रिएट हो रहा है, हमें जॉब क्रिएट हो रही है। मतलब लेबर नहीं क्रिएट हो रहा, जॉब क्रिएट हो रही है, लेबर को काम मिल रहा है। लेकिन दूसरा एक पहलू ये है कि इसका जो अपर सरफेस है वो किसी दूसरे देश के पास जा रहा है और अपने पास केवल और केवल सर्विस सेंटर आ रहा है। तो इसका दूसरा पहलू ये है। और इसका मतलब 50 to 60% कॉस्ट सेविंग एमएनसी की होती है। क्यों होती है? किसी भी चीज को बनाना बहुत आसान है, मतलब बनाना आसान नहीं है, कठिन हर चीज होती है, लेकिन कहने का मतलब है इन टर्म्स ऑफ कि किसी एक चीज को एक बार क्रिएट करना आसान है। जब आपने उसको क्रिएट कर दिया फिर उसको लेकर के चलना, उसको बनाए रखना बड़ा कठिन हो जाता है। आपने किसी चीज को क्रिएट कर दिया वो तो ठीक है, लेकिन फिर उसको आप बैलेंस कैसे करेंगे, उसको आप बनाए कैसे रखेंगे, ये बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। तो यहाँ पर सारी चीजें प्रॉब्लम करती हैं। तो क्रिएशन हो गया, इनोवेशन हो गया, उस सेटअप को पैरेलल रन करने के लिए जिनकी जरूरत है वो है कॉल सेंटर, और इससे एमएनसी का 50 to 60% का पैसा बच जाता है। इसीलिए दूसरे देशों में कई बार प्रोडक्शन करने से भी पैसे की बचत होती है, ऑब्वियसली जैसी वहां की सिचुएशन होगी। साथ ही किसी चीज को आप अपने देश में लेकर के आएंगे और फिर उसे बनाएंगे, फिर उसे बेचेंगे, तो उतना तो आपका इंपोर्ट हो गया, फिर एक्सपोर्ट हो गया, सारी चीजें लग गई। इससे अच्छा है आपने उसी देश में सीधे अपनी एक यूनिट डाल दी, अपनी एक फैक्ट्री डाल दी और अपना काम कर लिया और करके चलते बने। इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्रीज, हमेशा जब भी बात होगी जनरल टर्म्स में एमएनसीज की, तो हमेशा वहीं पर बनाया जाएगा। कहाँ? जो मार्केट के करीब होंगे, क्योंकि मार्केट के करीब किसी भी चीज, कोई भी चीज है, अगर वो मार्केट के करीब ही प्रोड्यूस की जा रही है तो उसको इजीली वहां ले जाकर के बेचा जा सकता है।
वहां सेल किया जा सकता है। और अगर हम ऐसा नहीं करते तो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो हमें लगेगा और उतना पैसा हमारी जेब से ज्यादा जाएगा। साथ ही जिस जगह पर स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर सस्ते में उपलब्ध होंगे, क्योंकि आप कोई भी प्रोडक्शन वर्क करेंगे तो उसको चाहे आप जमीन से निकालें या जो भी करें या फैक्ट्री में बनाएं या कुछ भी करें, उन सारे प्रोसेस से गुजरने के लिए आपको चाहिए कि आपके पास ऐसे लोग उपलब्ध हों जो वो सारे के सारे काम करके आपको दे पाएं। साथ ही जहां पर अदर फैक्टर्स उपलब्ध होंगे प्रोडक्शन के, तभी ये पॉसिबल हो पाएगा कि ऐसी चीजें हों। मतलब इन अ सिंपल वे, जब भी आपको एमएनसी के तौर पर कहीं पर अपनी फैक्ट्री डालनी है, कहीं पे काम करना है, तो आपको देखना है कि मार्केट आपके पास हो, आपके पास लेबर की फैसिलिटीज हो, साथ ही आप उसको प्रॉपर सेल कर पाएं जिससे आपको प्रॉफिट हो, तभी आप अपना कोई भी सेटअप वहां पर डालने का सोचेंगे। साथ ही जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी ही आपके काम को सपोर्ट नहीं कर रही है तो फिर आप लेकर के क्या करेंगे। तो इसीलिए आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी सपोर्ट में हो। पता चले आपने किसी जगह काम अपना शुरू किया और गवर्नमेंट ने आते ही कहा कि इस जगह काम करने के लिए जो भी तुम्हारा प्रोजेक्ट है उसका 20% हमको दे दो, तब आपके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि भाई मैं इतना पैसा तो पहले से लगा रहा हूँ, मैं पहले से कर्जे में हूँ, उसमें भी 20% आप मांग रहे हो तो मैं कहाँ से दूंगा। इसीलिए जो लाइसेंस राज है, जो लाइसेंस के परमिट करने की स्थिति थी, उसको धीरे धीरे कम किया गया ताकि जो नौकरशाही का जो दबाव है व्यापारी वर्ग पर वो कम हो सके। इसी के लिए हाल में ही ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी शुरू किया गया था। इसका सिंपल सा वही मतलब था कि उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा पाए, लोग ज्यादा से ज्यादा व्यापार की तरफ अपना ध्यान लगा पाए और व्यवस्थित हो पाए। तो इसीलिए किसी भी देश की पॉलिसी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी भी बिजनेस को रन करने के लिए। जो भी एमएनसी है वो अपने ऑफिसेस को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए सेटअप कर रही है जिससे कि वो अपना बेनिफिट ज़्यादा से ज़्यादा बना पाए, और जो भी वो अपने पैसे खर्च कर रही है, जिसे आप कह सकते हैं एसेट्स, वो एसेट्स में जो पैसा लगाते हैं वो एमएनसी के लिए इन्वेस्टमेंट का काम करता है। मान लीजिए एमएनसी है, उसने दूसरी जगह अपनी कंपनी डाली, अपनी फैक्ट्री डाली, तो जो भी चीज़ें उससे उसने जो भी एसेट्स क्रिएट किए वो उसके लिए एज अ इन्वेस्टमेंट काम करते हैं। मान लीजिए किसी दूसरे देश में या कई जगह, मान लीजिए किसी ने चेन लिंक में कोई आउटलेट ओपन किया, तो अलग अलग देशों में जो वो खरीदेंगे वो उनका इन्वेस्टमेंट का हिस्सा होगा, क्योंकि बाद में वो सेफ रहेगा, चाहे वो केएफसी का मॉडल हो या किसी और का मॉडल हो, क्योंकि जो जमीन है वो लास्टली सेफ रहने वाली है। जैसे लैंड है, जमीन जो भी आप खरीदते हैं, क्योंकि आप जमीन पर ही काम करेंगे, अपनी कंपनी कहाँ डालेंगे। जो भी आपकी बिल्डिंग है, मशीन्स है, और जो भी आपके इक्विपमेंट हैं वो सब के सब इन्वेस्टमेंट में आएंगे। तो जो भी इन्वेस्टमेंट कंपनी के द्वारा किया जाता है उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहते हैं। इन्वेस्टमेंट मेड बाय एमएनसीज इज कॉल्ड फॉरेन इन्वेस्टमेंट। और ये सारे इन्वेस्टमेंट इस उम्मीद से किए जाते हैं कि ये सब के सब एसेट्स हैं और हमको भविष्य में इनसे फायदा होगा। तो सिंपल वे में जितनी भी चीज़ें खरीदते हैं, वो ज़मीन हो या फिर आपकी बिल्डिंग हो या फिर कुछ भी हो, वो सब के सब एसेट्स में काउंट होंगे। और एसेट्स में काउंट होने की वजह से, एसेट्स में काउंट होने की वजह से उसे हम एज अ इन्वेस्टमेंट देखेंगे। कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है, कंपनीज जो भी एमएनसीज हैं वो क्या करती हैं
वो सिंपली इनको जॉइंट वेंचर के तौर पर भी देखती हैं। मतलब एक लोकल एस्पेक्ट में भी देखने का ये लोग काम करते हैं कि अगर कोई लोकल कंपनी है उसके साथ हम कोलैबोरेशन कर लें। एमएनसी मान लीजिए यूएस की कंपनी इंडिया में आई, इंडिया में कोई लोकल कंपनी पहले से ऑपरेट कर रही है, उसका अपना मार्केटिंग बना हुआ है, उसकी बनी बनाई चीज है, तो उसका जो बना बनाया सिस्टम और सेटअप है वो इस एमएनसी को मिल गया। कई बार वो डायरेक्टली परचेज भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो तरफ से लोकल कंपनी का फायदा होता है। जो ज्वाइंट प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि जहां पर एमएनसीज लोकल कंपनी को अप्रोच करती हैं, पहला एमएनसी पैसा प्रोवाइड करती हैं। इसलिए मान लीजिए कोई कंपनी रन कर रही है, उसके पास ज्यादा पैसा नहीं है, इंडिया में वो कंपनी रन कर रही है, एमएनसी बाहर से आई, उसने कहा हाँ भाई क्या कर रहे हो, एक काम करो हमसे पैसा ले लो, अपना काम बढ़ा लो। तो यहाँ वाली कंपनी कहती है एमएनसी से कि माई बाप दे रहे हो तो दे दो, हमारा ही फायदा है। अब जब पैसा मिलेगा तो क्या करेगी, यहाँ वाली कंपनी सिंपल वे में आपको नई मशीन्स खरीद लेगी जिससे अपने प्रोडक्शन बेटर होंगे। जो भी कंपनी चल रही है उसके पास कुछ ना कुछ इश्यूज होंगे, तो वो सिंपल वे में क्या करेंगे, खरीद लेंगे नई मशीन्स जिनसे उनका प्रोडक्शन बेटर हो सके। साथ ही हो सकता है कंफर्म नहीं है, हो सकता है, मान लीजिए कोई एमएनसी बाहर से आ रही है, तो बाहर से आने की वजह से उसके पास कोई लेटेस्ट और बेटर टेक्नोलॉजी हो। अगर उसके पास कोई अच्छी टेक्नोलॉजी है तो फिर काम हो जाएगा, है ना, क्या दिक्कत है। अगर बाहर से कोई एमएनसी आ रही है और उसके पास कोई बेटर टेक्नोलॉजी है और वो जो यहाँ की स्थानीय देशी या लोकल कंपनी है उसको वो टेक्नोलॉजी मिल जाएगी तो उसका तो फायदा हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है। पर एक तरीका और है जो एमएनसी अक्सर अपनाती हैं, बाहर की कंपनीज। एमएनसीज क्या करती हैं, किसी लोकल कंपनी को परचेज कर लेती हैं। लोकल कंपनी को परचेज करने का क्या फायदा होता है, क्योंकि वो यहाँ पर पहले से हैं तो उन्हें यहाँ का मार्केट पता होता है, उन्हें यहाँ का सेल पता होता है, उन्हें यहाँ की सारी जानकारी पहले से होती है कि किस ढंग से ऑपरेट करना है। तो एमएनसी बाहर से आई, उसने केवल पैसा लगाया और उसको वो सारे जो ऑपरेशंस थे, जो सारी हैंडलिंग थी, वो उसको रातों रात मिल जाती है। और ऐसा नहीं है कि इनका फायदा नहीं है, तो जो लोकल कंपनी है उसको पैसा चाहिए भाई, लास्टली तो सारी कंपनीज पैसे के लिए रन कर रही हैं। तो जब लोकल कंपनी को पैसा मिल गया तो वो एमएनसीज को बड़ी आसानी से चीजें टेक ओवर करवा देती हैं। और क्योंकि एमएनसी के पास हैवी अमाउंट ऑफ मनी होता है, वो थोड़े बहुत में नहीं डील करते, वो कई करोड़ में डील करते हैं, तो इजीली लोग मान जाते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में किसकी बात कर रहे हैं, कारगिल फूड्स की। कौन है, एक लार्ज अमेरिकन एमएनसी कंपनी है जो यहाँ पर आके किसको खरीद लिया इसने, कारगिल फूड्स, जो कि अमेरिकन कंपनी है, उसने परख फूड्स, कारगिल वहां वाली है, CARGIL है, कारगिल वो वाला नहीं जो जम्मू कश्मीर का है, वो KARGIL है, वो कारगिल है। ये भी नाम प्रोनाउंसिएशन में लगभग एक आ रहा है, कुछ और भी कर सकते हैं आप। तो जो कारगिल कंपनी है अमेरिकन एमएनसी, वो आके इंडिया की परख फूड्स को कैप्चर करती है, कैप्चर इन द टर्म्स ऑफ खरीद लेती है। अब जो परख फूड्स है, इसने अपना एक लार्ज नेटवर्किंग एरिया इंडिया में पहले से बना करके रखा हुआ था, जो कि काफी वेल रेप्यूटेड ब्रांड है। मतलब इन्होंने पहले से अपना बना रखा था। अब इसमें क्या है, परख फूड्स के पास पहले से 4 ऑयल रिफाइनरीज थी। यहाँ कोई किसी को दान नहीं कर रहा, सब अपने फायदे पे चल रहे हैं। तो कारगिल वाले जब आए तो परख फूड्स वालों ने देखा कि अच्छा पैसा मिल रहा है, तो उन्होंने अपनी चीजें उनको टेक ओवर करा दी। और जब भी ऐसे सौदेबाजी होती है तो लोग ये देख लेते हैं कि जितना हम आने वाले कुछ सालों में हमारा जो इनकम होगा या बेनिफिट होगा, जो प्रॉफिट होगा, ये कंपनी हमको देगी। और जो कंपनी ले रही है
वो भी ऐसा नहीं है कि वो बस ऐसे ही ले रही है, वो भी कैलकुलेट कर रही है कि इसका पर ईयर का कितना क्या कैलकुलेशंस है, और उस कैलकुलेशन के हिसाब से वो आगे काम करती है। तो अब ऐसे में क्या हुआ, पराग वालों का, सॉरी परख वालों का, पराग निकल गया, परख वालों ने अपनी चीजें टेक ओवर करवा दी, 4 ऑयल रिफाइनरी भी साथ में दे दी कारगिल फूड्स वालों को। अब कारगिल जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है एडिबल ऑयल इन इंडिया विद अ कैपेसिटी ऑफ 5 मिलियन पाउचेस डेली। ये कारनामा क्यों हुआ, क्योंकि परख फूड्स वाले बिक गए, मतलब उन्होंने बेच दिया, उसमें बिक गए जैसा कुछ नहीं है। दो कंपनीज ने डील की। तो एमएनसी का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है कि जिस कंपनी में जा रहे हो वहां पर जो पहले से बनी बनाई कंपनी है उसको कैप्चर कर लो, उसको ले लो, उसको परचेज कर लो और उसी से अपना सारा बेनिफिट उठा लो। यहां तक कि कई बार इन एमएनसीज के पास इतना पैसा होता है कि ये एक देश की जीडीपी से भी ज्यादा पैसा रखते हैं। बहुत सी ऐसी टॉप एमएनसीज हैं जिनके पास उतना पैसा है जितना कि एक डेवलपिंग कंट्री की गवर्नमेंट का बजट होता है। अब आप सोच लीजिए कि जब एमएनसीज ऑपरेट करती हैं तो उनका लेवल ऑफ ऑपरेशन कितना हाई होगा, लेकिन उनका जो मेन पर्पस है वो प्रॉफिट होता है। जॉब मेकिंग उनका आउटकम है, अगर वो जॉब मेकिंग ना करें तो वो अपने काम नहीं करवा सकते, लेकिन उनका जो पूरा का पूरा बिजनेस मॉडल है उस जॉब मेकिंग से ही पैसा उनको काटना है। इसीलिए मैंने कहा था कि कोई भी बिजनेस प्रॉफिट ओरिएंटेड है या फिर सर्विस ओरिएंटेड है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। उसी हिसाब से फिर पॉलिसीज होती हैं, उसी हिसाब से चीजें बदलती हैं। तो इनकी जो पावर है और जो इनका इन्फ्लुएंस है वो आप इजीली समझ सकते हैं। और इनका एक तरीका होता है, ये तो एक तरीका हुआ कि दूसरी जगह जाके पूरा का पूरा इन्होंने एक कंपनी ओन कर ली तो सारी चीजें इनके हाथ में आ गई ऑपरेशंस में। दूसरा इनका तरीका होता है कि जो भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं उनको अपने साथ मिला लिया जाए। तो धीरे धीरे जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं वो इनके साथ आ जाते हैं। जैसे गारमेंट्स हो गया, फुटवियर हो गया, स्पोर्ट्स हो गया। तो एमएनसीज ने क्या किया, ऊपर से केवल पैसा डाला, नीचे जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर थे उनसे पूरा का पूरा आइटम कैप्चर किया, अपना नाम या लेवल चिपकाया, मार्केट में बेचने के लिए भेज दिया। तो इस तरह के काम भी किए जाते हैं। तो इनका क्या हुआ, ओन ब्रांड नेम। अब अगर जो छोटा प्रोड्यूसर है वो मार्केट में, अभी मैंने आपको जो समझाया था एग्जाम्पल कि लोगों को केवल फितूर है कि ये हमने ब्रांडेड कपड़ा पहना है, एक्चुअल बात अगर आप करें तो जो ब्रांडेड ज्यादातर कपड़े हैं वो कहाँ से आ रहे हैं ये पता करना शुरू कीजिए। कुछ चीजें ब्रांड इसलिए हैं क्योंकि वो स्पेसिफिक हैं, वो प्रीमियम है। मान लीजिए कि कोई ऐसा पेड़ है जो 30 साल में एक बार न्यूजीलैंड में होता है, उससे जो फल मिलता है उस फल को तोड़ के जूस बनाया जाता है। अब जो वो जूस दिया जाता है वो जब आप अपने टंग में टेस्ट करते हैं, तो जो आपके टंग टेस्टर्स हैं, ये जो टंग है आपकी, उसमें जब आप रखते हैं तो उसका जो स्वाद है जो वो सबसे डिफरेंट है। तो जब आप ऐसी चीजों की बात करते हैं तो वो रियलिटी में प्रीमियम है कि वो ऐसी जगहों से आ रही हैं। लेकिन एक चीज होती है कि जो प्रीमियम है नहीं उसको प्रीमियम बता के बेचा जा रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि सोसाइटी में प्रीमियम चीजें नहीं है, प्रीमियम चीजें हैं, लेकिन आधी से ज्यादा चीजों को प्रीमियम बता के बेचा जा रहा है। तब यहाँ से आप देख सकते हैं जो इनका मॉडल है, जो इनकी मोडस ऑपरेंडी है, इनका सिंपल सा ये है कि छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स को पकड़ लो, छोटे प्रोड्यूसर्स से उनका सामान ले लो, उनके सामान को लेके अपना लेबल लगा के बेच दो। अब अगर आपको नहीं पता और आपने कोई चीज छोटे प्रोड्यूसर से 1,000 रुपए की खरीदी, तो आपके मन में ये रहेगा कि यार ये चीज कम अच्छी है, और उसी चीज को बाद में लेवल लगा के कंपनी ने एक अच्छे शोरूम में रख के, मॉल में रख के बेच दिया, और आपने जब 10,000 का वहां से खरीदा तो आपको लगा कि ये कुछ अलग है, क्योंकि उन्होंने उसको ब्रांड और स्टेटस सिंबल बना के बेच दिया। तो इन अ सिंपल वे अगर आप समझेंगे तो बात बस एक ही है, वो 1,000 वाला कपड़ा एक है, 10,000 वाला एक है,
उन्होंने ब्रांड बना के आपको चिपका दिया, आपकी मर्जी है। तो ये भी एमएनसीज के काम करने का तरीका होता है कि वो सीधे प्रोड्यूसर, जो भी छोटे छोटे प्रोड्यूसर हैं, फुटवियर हो, गारमेंट्स हो, इन सब में वो क्या करते हैं, एसिमिलेशन करते हैं, सबको बुला के मिला लेते हैं, काम निपटा के बेच देते हैं। और इन एमएनसीज के पास इतनी पावर होती है कि वो फिर इनकी प्राइस, अगेन वही बात, सामान 1000 का है लेकिन 10,000 में बेचने की कला होनी चाहिए। पानी इस देश में मुफ्त में उपलब्ध है, नदियां बह रही हैं, जाके ले लीजिए, लेकिन कीमत जगह की होती है। बेचने वालों ने पानी बेच दिया। आप जब भी जाएंगे, कभी भी ट्रेवल करेंगे, कहीं भी है, तो आप सबसे पहले किसी की रेल नीर हो, जल नीर हो, कुछ भी हो, बिस्लेरी पता नहीं क्या क्या बना दिए हैं, किसी भी चीज की कोई भी पानी आप खरीद के ही पियेंगे। तो जो चीज मुफ्त की है वो भी आपको पैसे से मिल गई, ये दिमाग होता है। कोविड के समय लोगों ने ऑक्सीजन खरीदा। आज हम जिस हवा की कीमत नहीं करते, जिस ऑक्सीजन को गंदा करते रहते हैं, लगातार पल्यूट करते हैं, पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, इस ऑक्सीजन को लोग अपनी जान बचाने के लिए खरीदते फिर रहे थे। लोगों को 50-50 हजार रुपए के सिलेंडर लोग उठा ले रहे थे। जो सिलेंडर आपको नॉमिनल डेज में 1000-2000 में मिलेंगे, वो सिलेंडर लोगों ने 50,000 रुपए में खरीदे थे, सिर्फ अपने परिवार के लोगों की जान बचाने के लिए। तो समय की कीमत थी। तो जो ब्रांडिंग वाला जो खेल है, प्राइस ये लोग तय करते हैं। तो ये लोग इतनी पावर रखते हैं, इतनी इन्फ्लुएंस रखते हैं कि ये प्राइस तय करते हैं, क्वालिटी तय करते हैं, इनकी डिलीवरी तय करते हैं, लेबर कंडीशंस तय करते हैं, और सारी चीज़ों को अपने हिसाब से मोल्ड कर देते हैं। जनरली जरूरी नहीं है कि इन्होंने सब कुछ बनाया हो, लेकिन ये चीज़ों को मोल्ड करके अपने फेवर में करके, क्योंकि इनके पास इन्फ्लुएंस है, पैसा है, उसको मार्केट में उतार देते हैं। अगेन ये जो आपको दिख रहे हैं, अभी जब हमने पिछले वाले चैप्टर में बात की थी कि विमेन के पास भी कहीं ना कहीं से अर्निंग का सोर्स होना चाहिए, और अगर देश की इकोनॉमी को आगे लेकर के जाना है तो महिलाओं के हाथ में भी कुछ ना कुछ वर्क आना चाहिए। तो ऐसे काम हैं जो पहुंच सकते हैं वहां तक, लेकिन उसकी कुछ अपनी चुनौतियां हैं। यहाँ पर एक फोटो दी है जो कि लुधियाना में लोग बैठ के बॉल्स बना रहे हैं, बाद में कंपनीज इनको सेल करेंगी। तो एमएनसी का एक तरीका होता है कि वो किसी को ओन कर लें और उनकी पूरी मार्केटिंग सप्लाई चेन ले लें, सारी चीज़ें ले लें। दूसरा तरीका होता है स्मॉल प्रोड्यूसर से मिल जाएं। तीसरा तरीका उनका होता है पार्टनरशिप का, जहाँ पर जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं वो क्या करते हैं, आपस में एक दूसरे से कनेक्टिविटी मेंटेन करते हैं। लोकल लेवल पर चीप लेबर भी मिल जाता है, उनका काम भी हो जाता है और अपना काम करवा लेते हैं। तो इसके लिए वो लोग इजीली सारी चीज़ों को कलेक्ट करवा लेते हैं, या फिर लोकल लेवल पर एक तरह की पार्टनरशिप करके एमएनसीज अपना काम फुलफिल करते हैं। तो ये 3 तरीके हैं जो हमने देखा कि एमएनसीज कैसे काम करती हैं। आगे एग्जाम्पल है फोर्ड मोटर्स का। आपने फोर्ड की गाड़ियां रोड में देखी होंगी, फोर्ड फिएस्टा हो, फोर्ड इको स्पोर्ट हो, या फोर्ड की और भी कोई हो, काफी कार आपने सड़कों पे देखी होगी फोर्ड की। तो जब हम फोर्ड मोटर्स की बात कर रहे हैं, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, ये विश्व की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है, लार्जेस्ट ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स, जो कि लगभग जिसका प्रोडक्शन 26 कंट्रीज में है वर्ल्ड के। इसका मतलब काफी हद तक ये स्कैटर्ड हैं, काफी हद तक ये बिखरे हुए हैं। ऐसे में फोर्ड मोटर्स इंडिया में आई थी 1995 में, जिसने 1700 करोड़ खर्च किए थे, 1700 करोड़ खर्च किए थे चेन्नई में। ये आज की बात नहीं हो रही, हम अभी ये 1995 की बात हो रही है। तो उस हिसाब से वैल्यूएशन अगर आप पैसे का रखेंगे तो काफी ज्यादा आएगा, 1700 करोड़ रुपए, क्योंकि इन्फ्लेशन रेट को आप हटा दीजिए। और 1700 करोड़ खर्च करके चेन्नई में इन्होंने प्लांट डाला, और इन्होंने कोलैबोरेशन किया किससे, महिंद्रा एंड महिंद्रा से, जो कि एक मेजर इंडियन मैन्युफैक्चरर है जीप्स और ट्रक्स का। महिंद्रा के आपने देखे होंगे
अक्सर स्कॉर्पियो, बोलेरो, ये सब गाड़ियां आप सुनते हैं मार्केट में, XUV 700 जैसी गाड़ियां देखते भी होंगे। तो ये महिंद्रा एंड महिंद्रा से इन्होंने कोलेब्रेशन किया। फोर्ड ने चेन्नई में एस्टेब्लिश किया 1700 करोड़ में 1995 में, और 2017 तक फोर्ड मोटर्स ने 88,000 कार्स इंडियन मार्केट में बेच दी। तो वो आपको ये तो दिखा होगा कि 1700 करोड़ में चेन्नई में एस्टेब्लिश किया, लेकिन उन्होंने कितने बड़े मार्केट को कैप्चर कर लिया और कितनी कार सेल कर ली, अगर आप ये कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वही बेनिफिट में है। तो एक तरह से फोर्ड यहाँ पर आया था, जो उसका पर्पस था इंडियन मार्केट को कैप्चर करना, वो उसने फुलफिल किया। साथ ही 1,81,000 कार्स एक्सपोर्ट हुई इंडिया से साउथ अफ्रीका, मेक्सिको, ब्राजील, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। लेकिन अभी हाल में ही फोर्ड कार ने अपना जो प्रोडक्शन है वो बंद कर दिया। तो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कोई बाहर की कंपनी आकर के इंडिया में एस्टेब्लिश होती है तो उससे इंडिया के लोगों का बेनिफिट होता है। अब जैसे 1700 करोड़ की कंपनी है तो यहाँ पर जगह जगह रिटेल आउटलेट्स बने होंगे, यहाँ पर फैक्ट्री बनी होगी, वहाँ पर काम करने के लिए लाखों लेबर लगे होंगे, और तब जाके उनकी सारी चीज़ें मैनेज की गई होंगी। तो अभी आज की क्लास के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम देखेंगे फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स। थैंक यू वेरी मच।